साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आप सभी जानते हैं, आप सभी के जनरल स्टडीज़ की क्लासेस शाम को 7 बजे चल रही हैं, जिसमें आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस सप्ताह में जितना भी हमने पढ़ाया हुआ है उन सारी क्लासेस का रिवीजन करेंगे जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना पढ़ना ज़रूरी है उससे ज़्यादा उसका रिवीजन करना ज़रूरी है। अभी आपकी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन इन सारी चीज़ों का अगर हम प्रॉपर तरीके से रिवीजन करके तैयार करते रहेंगे तो हमारे एग्ज़ाम के लिए हम अपने आप को तैयार करते रहेंगे। और कल ही की डेट में आपका टेस्ट भी होगा, तो साथ में रिवीजन हो जाएगा, तो आप टेस्ट में भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, आगे की हम इसी तरीके से प्लान बना करके आपको टू द पॉइंट आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारा का सारा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम जो है पढ़ करके और रेगुलर बेसिस पर ये इनका रिवीजन भी करते हुए, और उसके साथ साथ आपको बता दें कि नेक्स्ट सप्ताह से आप सभी की क्लासेस जो है जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं वो भी आप लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो हम अब इसको और बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि आज अगर आप परचेज करते हो तो आपको 199 में ये सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा, बल्कि कल से इसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। यानी अब आपको इस कोर्स के लिए जो मास्टर बैच है उसके लिए 299 पे करना पड़ेगा। आइए भैया यहाँ पर शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखो भैया, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ये है आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन। जी हाँ, अब आपको 24-25 लग रहा होगा तो लग रहा होगा कि यार 2024-25 का करंट अफेयर की क्या ज़रूरत है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अभी आपने देखा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो हुआ था, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ही कराया था, उसमें 2 साल से पुराने जो करंट अफेयर थे उनको भी ध्यान में रख करके पूछा गया था सवाल। तो इसलिए हम आपके लिए इन क्वेश्चन को भी आपके लिए शामिल कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा मेरे भाई, आपके लिए हम चुनिंदा क्वेश्चंस ही लेकर के आएंगे। करंट अफेयर में जो सुबह की क्लास चलते उसमें तो लेकर आए ही हैं, लेकिन ये चूंकि प्रैक्टिस है इसके लिए भी हम यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। सही विकल्प है भैया पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि संतोष ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल ने किसको हराया था? केरल को हरा करके। केरल को हरा करके ये चुनाव जीता था, मतलब ये जो है खिताब जीता था। पश्चिम बंगाल ने रिकॉर्ड 33वीं बार, कितनी? 33 बार, जी हाँ, ये खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में शीर्ष गोल स्कोरर की अगर हम बात करें तो 12 गोल थे। किसके? पश्चिम बंगाल के रोबी हंसदा के। ठीक है, रोबी हंसदा के। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत साहिस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नोन एज सत साहिस्त्री संहिता? बृहद संहिता, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति। तो हम सब जानते हैं बहुत सरल है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। पता हो आंसर कमेंट करते रहा करें, ना पता हो मेरे बताने की बात करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है तो वो है आपका महाभारत। हाँ, हम बात करें तो महाभारत को जो है सत साहिस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें रामायण की रचना के तो ये किसने किया है? वाल्मीकि ने की है। और मनुस्मृति को किसने लिखा है? इस मनु ने लिखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करती है? एड्रेनालिन, मेलाटोनिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। आपके सिलेबस में बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट शामिल हैं। ठीक है, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है आपका सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जरूर देखें। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है मेलाटोनिन। हम आपके लिए बहुत चुनिंदा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन को लेकर आ रहे हैं, और आगे आने वाले समय में बहुत जल्द हम आपको स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बहुत जल्द आपसे रूबरू भी होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मेलाटोनिन के स्राव का, तो ये मस्तिष्क की जो है पिनियल ग्रंथ में होता है। यह नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है। इसका स्राव मुख्यतः जो है अंधकार में बढ़ता है तथा प्रकाश में कम हो जाता है। इसे जो है नींद हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नींद हार्मोन कहा जाता है। ठीक है भैया, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। देखो यहाँ पर आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका शेख निजामुद्दीन औलिया। हाँ, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते थे। ठीक है, बाबा फरीद के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया ने औलिया नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया जिसका केंद्र बदायूं था। कहाँ था? बदायूं था। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। प्रसिद्ध फारसी कवि जो है अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कैप्चा का उपयोग यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता मानव है या नहीं। ठीक है, आप देखो इन कथनों पर आपको विचार करना है। कैप्चा का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर को वायरस से बचाना है। तो आप बताओ केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, आपको आंसर करना है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका केवल एक। जी हाँ, बात अगर हम करें कैप्चा का फुल फॉर्म की रूप, तो कंप्यूटर और मानव को अलग पहचानने के लिए जो है पूर्णतः स्वचालित सार्वजनिक ट्यूटरिंग परीक्षण है कैप्चा। ठीक है, या इसका उपयोग वेबसाइटों को बॉट, स्पैम या स्वचालित हमलों से सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। लॉगिन, पंजीकरण और ऑनलाइन फॉर्म एवं भुगतान पोर्टल पर इसका व्यापक उपयोग होता है। आप सब जानते हैं, और इसमें टिक करना होता है आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, इस तरीके से, जिससे कि मिसयूज ना हो। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन रहा, आपसे पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा। कैप्चा यह पहचानने में भी सहायता करता है कि अनुरोध किसी वास्तविक व्यक्ति द्वारा किया गया है या किसी स्वचालित प्रोग्राम द्वारा। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है क्वेश्चन। यहाँ पर द टाइटल ऑफ द पार्सियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज, क्या है पारसी अनुवाद जो महाभारत का हुआ उसका क्या शीर्षक है? अनवर ए सुहेली, रज्मनामा, हस्त बहिस्त, आयार दानिश। ठीक है, तो ये आपके मिडुअल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर देखें सही विकल्प है रज्मनामा। ठीक है, रज्मनामा, महाभारत को रज्मनामा नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। अकबर ने जो है अनुवाद विभाग में की एक स्थापना की थी और संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अबुल फजल फैजी के नेतृत्व में किया गया था। महाभारत का नाम रज्मनामा, और उसके बाद अनुवादक कौन थे? नकीब खां बदायूनी और मोहम्मद सैरी थे। ठीक है, रामायण का अनुवाद की हम बात करें तो कब हुआ था? 1589 में। ठीक है, 1589 में बदायूनी ने किया था। अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अनवर ए सुहेली क्या है? पंचतंत्र का। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स ग्रांट ने। ठीक है, चलो भाई आप देखो यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया विलियम जोन्स। हाँ, अगर हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का तो 15 जनवरी 1784 में, 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इस स्थान का तो कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य था प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना, और स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर देखिए ई लर्निंग। ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट है ई लर्निंग। एलएमएस का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो एलएमएस का मतलब यहाँ पर आपको बताना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मॉनिटरिंग सर्विस, लॉजिकल मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मीडिया सोर्स। तो बताओ भाई क्या है आपका यहाँ पर सही विकल्प? तो सही विकल्प है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका सही विकल्प है। लर्निंग यानी एलएमएस का पूर्ण रूप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। यह ऑनलाइन शिक्षण, पाठ्यक्रम प्रबंधन, जो है असाइनमेंट, क्विज एवं मूल्यांकन के रूप के लिए जो है प्रयुक्त सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो गूगल क्लासरूम तथा कैनवास इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा में एलएमएस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से। चलो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब? 1913, 1920, 1922, 1936। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जानना चाहिए आपको। तो 17 इसमें आप देखें जो सही विकल्प है भैया वो है 1913। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये इनके लिए प्रमुख जो रचना थी वो गीतांजलि थी। कौन थी? गीतांजलि थी। और इनका जन्म की बात करें तो 7 मई 1861 जो कि कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। माता का नाम बात करें तो शारदा देवी थी। कौन थी? शारदा देवी। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गोरा जो कि उपन्यास था, गीतांजलि जो कि काव्य संग्रह था। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो भैया सही विकल्प है वो है आपका साम्यवादी राज्य। हाँ, साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना व राज्य की नीति निषेध तत्व से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट है। प्रस्तावना में अगर हम बात करें तो उल्लिखित समाजवादी राज्य,
राजनीतिक समानता, ये सब इसके प्रमुख अंश हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रैम एक जो है वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। रोम में संग्रहित डेटा विद्युत आपूर्ति बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। अब आपको बताना केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका एक और दो दोनों। हाँ भैया ध्यान देना, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो एक दो दोनों है आपका। कहने का मतलब है कि रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थिर यानी अस्थायी मेमोरी है। अर्थात ये जो है बिजली मतलब बंद होते ही इसमें संग्रहित जो डाटा है वो क्या होता है, वो निपट जाता है। ठीक है, ये रैम। अगर हम रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, ये जो है गैर अस्थिर यानी अस्थायी मेमोरी है। अगर हम बात करें इसमें डेटा जो है विद्युत आपूर्ति होने के बाद भी सुरक्षित रहती है, यानी डेटा इसमें सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अगर हम बात करें रोम में सामान्यतः BIOS यानी बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम क्या है अथवा फर्मवेयर संग्रहित रहता है, जो कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भैया। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 170, 169, 168, 167। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर देखो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका B 169। हाँ, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में क्या कहा गया है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन किया गया है। अब हम 168 की बात करें तो ये राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद की बात की गई है। 69 में ये है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल दिया गया है। केवल वार्षिक परीक्षा पर, रटने की पद्धति पर, दक्षता आधारित एवं अनुभवात्मक अधिगम, केवल बोर्ड परीक्षा पर। अब बताओ यहाँ पर किस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। NEP 2020 आपके सिलेबस का पार्ट है और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे NEP। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है आपका दक्षता आधारित एवं अनुभवात्मक अनुभव। ठीक है, यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को, तो 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित होकर के जो है ये पारित हुआ था। और यह 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि जिसका संशोधन 1992 में हुआ था, उसके जगह पर इसको स्थापित किया गया। और इसमें विद्यालय शिक्षा में 5+3+3+4 यानी 5+3+3+4 यानी ये आप इस मॉडल को अपनाया गया, जो कि 3 से 18 वर्ष आयु के वर्ग के बीच के बच्चों के लिए है। ठीक है, नीति में दक्षता आधारित अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन, जिज्ञासा आधारित अधिगम एवं बहु विषयक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति, ठीक है, बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो भाई बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है आपका उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। हाँ, थारू जनजाति उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो नैनीताल से लेकर गोरखपुर तक इसका तराई क्षेत्र फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है वंश की, तो ये किरात वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, विशेषता की अगर हम इनकी बात करें तो संयुक्त परिवार इनकी प्रथा है और कुछ परिवारों में 500 तक लोग जो है रहते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है। ठीक है, कौंध जो कि उड़ीसा और टोंड असम, गोंड आंध्र प्रदेश, मुंडा झारखंड, तो ये जनजातियां हैं भाई। अब आपको बताना है कि कौन सी जनजाति मतलब सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो सही विकल्प है तो वो है आपका B, जो कि टोडा जनजाति की अगर बात की जाए तो जो कि असम बताया जा रहा है। टोडा भैया तमिलनाडु में, कहाँ पर है टोडा जो है ये तमिलनाडु में। ठीक है, एक बात फिर से समझिएगा, कौंध जो कहाँ पर है उड़ीसा में है,
टोडा की अगर हम बात करें तो टोडा भैया तमिलनाडु में, गोंड की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, मुंडा की बात करें तो झारखंड में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये जनजातियां आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा जो है प्रदर्शनी एशिया 2025 का, ठीक है, IMDEX एशिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर, विशाखापट्टनम, बैंकॉक और कोलंबो में। इसका कहाँ आयोजन किया गया है ये आपको बताना है, ये आपके करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सिंगापुर। जी हाँ, 6 से 8 मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी यानी IMDEX एशिया 2025 का आयोजन चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में किया गया था। यह जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र की अग्रणी नौसेना व समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है, ठीक है। इसमें भारतीय नौसेना का जहाज INS किल्टॉन ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है? देखिए यहाँ पर एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और माल्टेज। तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका पेप्सिन। जी हाँ, क्या है? पेप्सिन। अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो है प्रोटीन पाचन का प्रमुख जो है पहला प्रमुख एंजाइम होता है जो अमाशय में काम करता है। कहाँ पर काम करता है? अमाशय में। इसका जो स्राव है वो पेप्सिनोजन के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। तो इतना आप इस क्वेश्चन संबंधित जानते रहें। आगे देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? ठीक है, गूगल ड्राइव, MS पॉइंट और नोटपैड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है भैया वो है गूगल ड्राइव। हाँ भैया, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी तकनीकी है जिसमें डेटा एवं सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर स्थित दूरस्थ सर्वरों पर संग्रहित एवं संचालित किए जाते हैं। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एवं जो है iCloud या क्लाउड स्टोरेज के प्रमुख उदाहरण हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध होने पर डेटा को कहीं से जो है कहीं से भी और किसी भी डिवाइस में एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज से डेटा बैकअप और फाइल शेयरिंग एवं रियल टाइम सहयोग को सरल हो जाता है, सहयोग सरल हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, पोषक स्तर की कम संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है पोषण स्तरों की कम संख्या। पारिस्थितिक तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता इत्यादि कारक जो पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो ये आप समझते रहें इतना यहाँ पर। और आप सब जानते हैं कि पोषण स्तरों की संख्या कम होने पर पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता में कमी होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर जैव विविधता दिवस की तो कब मनाया जाता है भैया? बताएं कमेंट में। 22 मई को, जो किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो यहाँ पर जैसा देख ही सकते हैं किसकी बढ़ रही है? चक्रवात की। केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की, केवल बवंडरों की, उपरोक्त सभी की। तो इसमें अब आप इसके अनुसार से आंसर करिए। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा भैया? उपरोक्त सभी की। जी हाँ, अगर देखें तो ये चक्रवात का भले है लेकिन कारण क्या है? तूफान और बवंडर इसके प्रमुख कारण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझें, सौरमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहा जाता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसका कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन देखा गया है, जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि, प्रचंड तूफान और बर्फ एवं हिम में कमी, वर्षा एवं जो है हिमपात के पैटर्न में बदलाव और चक्रवात व बवंडरों की बारंबारता व प्रचंडता में वृद्धि, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है? प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तो भैया आप बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यह तरंग संचरण के दौरान माध्यम के घटक तरंग की दिशा में लंबवत कंपन करें अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस, तनावयुक्त और डोरियों व द्रव की सतह पर उत्पन्न होता है, ठीक है भैया। चलो निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? यूरेनियम का, थोरियम का, कैल्शियम का, प्लूटोनियम का, ठीक है। चलो
अब देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है कैल्शियम का। हाँ, यूरेनियम, थोरियम एवं प्लूटोनियम जो कि क्या है, नाभिकीय ईंधन है, लेकिन ये जो है कैल्शियम जो है आपका क्या है, कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियाँ, अंडे की छिलकी व शंख आदि में पाया जाता है। यह एक गैर रेडियो सक्रिय तत्व है, इसलिए नाभिकीय ईंधन के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो भाई, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 1%, 5%, 0%, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बात हो रही है जर्मन सिल्वर की। तो जर्मन सिल्वर देखिए यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। तो सही विकल्प है भैया इस जो है यहाँ पर 0%। क्या है, 0%। जर्मन सिल्वर यानी तांबा जिसमें 60% और जस्ता जिसमें 20%, निकेल 20%। इसमें चांदी की मात्रा नहीं होती है। ठीक है भैया, नाम के लिए ही जर्मन सिल्वर दिया। दो न्यूट्रॉन के बीच की खाई को कहते हैं क्या, एक्सॉन, जो है डेंड्राइट, साइनेक्स और एम्पल। तो भैया बताओ यहाँ पर सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है आपका सी, साइनेक्स। क्या है, साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच की खाई साइनेप्स। ठीक है, इसे न्यूरोनल जंक्शन भी कहा जाता है। क्या, न्यूरोनल जंक्शन भी कहा जाता है। यहीं से सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे तक जाती है। ठीक है, न्यूरॉन और मांसपेशी कोशिकाओं के बीच का अंतर स्नायु पेशीय जोड़ की वजह से होता है। आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग यानी द डिजीज काज बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडी, बढ़ांधता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए भैया। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है रक्तहीनता। जी हाँ, क्या है, जो है एनीमिया। क्या है, एनीमिया। लौह की कमी यानी रक्त क्षीणता, एनीमिया। शरीर में प्रतिदिन आवश्यक होता है कितना, 12 मिलीग्राम जो हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनके जो स्रोत होते हैं वो मांस हो गए, अंडे हो गए, फलियाँ हो गए, अनाज, हरी सब्जियाँ, ये सब है। ठीक है, लौह, हीमोग्लोबिन व साइटोक्रोम की बात करें तो जो है एंजाइम का एक प्रमुख घटक है। और अन्य रोग जैसे बढ़ांधता है, ये आनुवांशिक रोग होता है भैया। रतौंधी की बात करें तो विटामिन ए की कमी से होता है। तपेदिक की बात करें तो ये जो है संक्रामक जीवाणु रोग है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन, उस विश्व प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने लगभग 3 दशक तक लकवाग्रसित होते हुए भी शून्य गुरुत्वाकर्षण की उड़ान फ्लाइट 2007 में की थी। ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग, जेरी से, अब्दुल सलीम और मोहम्मद एल राडेर। तो अब देखो यहाँ पर भाई जो सही विकल्प होगा वो क्या है। सही विकल्प है आपका स्टीफन हॉकिंस। हाँ, स्टीफन हॉकिंस ब्रिटिश अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने अगर इन्के योगदान की बात करें तो इन्होंने ब्लैक होल व बिग बैंग जो सिद्धांत थे उसको इन्होंने समझाया। ठीक है, और प्रसिद्ध इनकी पुस्तक थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इन्होंने लिखा था इस पुस्तक का नाम। और 2007 में उन्हें लकवाग्रसित होने के बावजूद भी उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की उड़ान की थी। अगला क्वेश्चन देखो, सूचना का राजपथ कहते हैं ईमेल को, पेजर को, सेल्यूलर फोन को और इंटरनेट को। ठीक है, तो आप इसमें अपना सही आंसर बताएं भाई। यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है इंटरनेट। जी हाँ, अगर हम बात करें इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूचना का राजपथ। और 1969 में 1969 में जो है अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इसका आविष्कार किया गया। यह वैश्विक नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट पर आधारित होता है, यानी आईपीएस पर। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है। सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, संयुक्त रूप से सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका वाणिज्यिक बैंक, यानी सही विकल्प है सी आंसर। भारत में सर्वाधिक कृषि साख वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। चलो भाई आगे देखते हैं। भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, भारी उद्योग, कृषि निर्यात उद्योग, वस्त्र एवं परिधान उद्योग। सनराइज। ठीक है, आपको यहाँ पर नाम से ही पता है कि सही विकल्प क्या है भाई। यहाँ पर देखें सनराइज, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग संबंधित, यहाँ पर आप देख सकते हैं सनराइज यानी उभरते हुए उद्योग, जिसमें शामिल है सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ज्ञान आधारित उद्योग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपरोक्त सभी। तो देखो भाई यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है उपरोक्त सभी। हाँ, मानव पूंजी में निवेश से संसाधनों का समुचित प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास, इसका प्रमुख जो है
कारण है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीनों आपका सही हो जाएंगे, इसलिए ये आपका आंसर सही माना गया। देखें 31 मई 2025 को करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बात हो रही है, चेरी कार्गो ट्रेन की। तो यहाँ पर आपको देखिए बिटवीन विच 2 स्टेशन वाज जम्मू एंड कश्मीर से फर्स्ट चेरी कार्गो ट्रेन रन May 31, 2025। तो देखिए 4 विकल्प है, श्रीनगर से पुणे, कटरा से बांद्रा टर्मिनल, जम्मू से दिल्ली, उधमपुर से अहमदाबाद। और हाँ, मैं बार बार कहता हूँ मेरे भाई, क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता हुआ करे तो तुरंत आप कमेंट करा करें, ना पता हो मेरे बताने के बाद कमेंट करें, ठीक है। अगर कमेंट करते हैं चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी और आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है तो कटरा से बांद्रा टर्मिनल। आगे हम बात करें 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहले चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर के कटरा स्टेशन से मुंबई के बांद्रा टर्मिनल तक चलाई गई। उत्तर रेलवे द्वारा कटरा से बांद्रा टर्मिनल तक 24 टन चेरी के परिवहन के लिए यह पहल की गई है। किसके लिए, 24 टन, ठीक है, 24 टन चेरी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट कैन बी एबॉलिश्ड। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा है, राज्य विधान परिषद है, ठीक है। चलो भाई, सही विकल्प है क्या, राज्य विधान परिषद है। ध्यान रखना, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से राज्य विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जा सकता, परंतु एकदम से समाप्त किया जा सकता है। भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि एकदम से जड़ से उखाड़ करके बंद किया जा सकता है, ठीक है। जबकि राज्यसभा को ना तो समाप्त किया जा सकता है, ना ही भंग किया जा सकता है, ठीक है। बाकी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। अभी हम आपके संविधान संशोधन की क्लास, अगली क्लास आपकी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार तरीके से हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आज देख लेते हैं क्या है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। 57वां संविधान संशोधन 1987, 58वां संविधान संशोधन 1987, 59 संशोधन 1988 और 60वां 1960 में। तो बताओ यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना भाई। सही विकल्प है आपका बी आंसर, 58वां संविधान संशोधन 1987। हाँ, 58वां यानी 58th संविधान संशोधन, जो कि 1987 में संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसके लिए संविधान के एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया, 394 का जोड़ा गया, ठीक है। चलो भाई, आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कोड से सही उत्तर आपको देना। ये सूची है पद का, ये अर्थ है उसका, मतलब आप प्राचीन समय में कौन से पद का क्या नाम हुआ करता था। अब ये नीचे कूट भी है, इनके माध्यम से आपको बताना, जैसे कुंडी है, दीवान है, आमिल, आज़ाद दस्ता, राजस्व अधिकारी, खजांची, हुंडी, गुरिल्ला, बैंड, ये सब आपके सिलेबस के पार्ट हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप जानते रहें, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है भैया, वो है आपका ये वाला 3 2 1 4। हाँ, 3 हो गया, यानी कुंडी को हुंडी कहा जाता है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद उसके यहाँ पर दीवान की बात करें तो दीवान मतलब खजांची, ठीक है। आमिल की बात करें तो राजस्व अधिकारी, और आज़ाद दस्ता की बात करें तो गुरिल्ला बैंड। आप इसको समझना है आप। तो ये जो नाम है ये आपको दिए जा रहते हैं, किसमें, किसके द्वारा, ये जो है प्राचीन समय में ये नाम दिए जाते थे इन प्रमुख अधिकारियों को, यानी इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। हार्मोन रक्त के माध्यम से अपने लक्ष्य यानी टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचते हैं, ठीक है। सभी हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये दोनों कथन के माध्यम से आपको यहाँ पर देखिए कूट भी दिया हो, इनके माध्यम से आपको बताना है कौन सही है, ठीक है। आप जानते हैं आपके सिलेबस का पार्ट है ये बायोलॉजी में, जैसे हार्मोन्स हो गया और आपके विटामिन हो गए, यानी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आप बिल्कुल हाईलाइटेड की गई, उनको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको ध्यान रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सही विकल्प है तो वो है केवल एक। हाँ, हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों तक सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। रक्त के माध्यम से वे अपने विशिष्ट अंग यानी टारगेटेड अंग तक पहुंचकर कार्य करते हैं। सभी हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते हैं, कुछ एस्ट्रॉइड, ठीक है, तथा कुछ अमीनो अम्ल व्युत्क्रम भी होते हैं, ठीक है भाई।
चलो आगे देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है मंदसौर प्रशस्त किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको बताना भैया सही विकल्प है आपका डी, कुमारगुप्त फर्स्ट। अगर हम बात करें मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना जो है कवि वत्स भट्ट ने की थी। इसमें सूर्य पूजा का वर्णन और रेशम का कार्य करने वाले लोगों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाए थे। चलो भाई देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, रंगमहल संस्कृत संबंधित है। रंगमहल कल्चर इज रिलेटेड टू गुप्त युग से, कुषाण युग से, मौर्य युग से, शक युग से। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना। सही विकल्प है भैया कुषाण युग से। हाँ, रंगमहल संस्कृत जो है कुषाण युग से संबंधित, किससे संबंधित है? कुषाण, रंगमहल। ठीक है, रंगमहल जो कि भीलवाड़ा जिला जो कि राजस्थान का प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ से उत्खनन से जो है कुषाण युगीन जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें मृद्भांडों पर, गहरे लाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, गहरे लाल और गुलाबी रंगों की पॉलिश की जाती थी। ठीक है, गेरुआ रंग की। और उसके बाद कुषाण शासकों की सिक्की व मिट्टी पर भी मिट्टी की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्था करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 351। तो इम्पॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। सही विकल्प है आपका 350 का। जी हाँ, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 350 का, जो कि प्रत्येक राज्य और राज्य के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय जो प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? हु अपॉइंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विधि मंत्री। क्या पूछ रहा है, एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भैया। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत क्या दिया गया है कि जब भारत में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है जो उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो यहाँ पर अगला, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस शिक्षाविद से संबंधित है? द पार्टिसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विथ विच एजुकेशनिस्ट? B.F. स्किनर, जॉन डीबी, इवान पॉलॉक, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इसमें देखें आपका सही विकल्प है जॉन डीबी। जी हाँ, अगर हम बात करें जॉन डीबी प्रगतिवादी शिक्षा के प्रमुख प्रवर्तक थे। उन्होंने यानी लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। ठीक है, उन्होंने किसका ज़्यादा फोकस किया कि करके सीखो। ठीक है, चीज़ें आपको याद रहेंगी। उनके अनुसार वास्तविक अधिगम यानी एक्सपीरियंस एवं क्रियात्मक जो है गतिविधियों के माध्यम से यानी एक्टिविटीज़ के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है भाई, ध्यान रखना जो अपडेटेड सिलेबस है। आधुनिक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर डीबी के विचारों का गहरा प्रभाव है। ठीक है, जॉन डीबी के। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ठीक है, देखो यहाँ पर कोतवाल, दरोगा, अमला और जमींदार। तो बात हो रही है यहाँ पर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी जो है बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो कौन कहा जाता था? इसका आंसर आपको पता हो तो तुरंत कर दीजिएगा भैया। सही विकल्प है दरोगा। जी हाँ, दरोगा जो होता था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। ये स्थानीय प्रतिनिधि होता था यानी ग्राम स्तर पर ये जो है प्रतिनिधि था किसका? जो है कंपनी का। ठीक है, और उसके बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सुधारों के तहत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा व पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जो बिल्कुल अंग्रेजों जैसा ट्रीट करते थे और उन्हीं की वजह से हमारा देश लंबे समय तक गुलाम भी रहा। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर अंग्रेज मजिस्ट्रेटों को जिले की पुलिस का भार सौंपा गया।
मुगल काल में कोतवाल नगर पुलिस का जो है प्रधान होता था। ठीक है, मुगल काल में कोतवाल जो है नगर पुलिस का प्रधान होता था और जमींदार जो है भूस्वामी माने जाते थे। चलो भाई आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको बताना भाई सही विकल्प। हम सब जानते हैं सही विकल्प क्या है, ये है उत्तराखंड। जी हाँ, सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड 2025 लागू की गई भैया। ठीक है, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ध्यान देना भाई, किस राज्य का हिस्सा नीचे दिए गए विकल्पों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो आपको क्या सही विकल्प लग रहा भैया, कमेंट करिए फटाफट। तो सही विकल्प है, आप सब जानते हैं जो है ये क्या है, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अगर आप देखें तो ये है आपका हरियाणा। ठीक है, ये आपका दिल्ली वाला क्षेत्र, ये आपका यूपी है। तो कई सारे क्षेत्र यहाँ पर आपके लगते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एनसीआर में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, एनसीआर में मध्य प्रदेश का कोई भी मतलब जिला नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, एनसीआर में। और उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर के 8 जिले शामिल हुए हैं, ये भी ध्यान रखना भाई। 8 जिले में जैसे बागपत और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरपुर, शामली। हरियाणा के 14 जिले करनाल, जींद, नूह, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, झज्जर और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पालपुर और जो है फरीदाबाद हैं। ठीक है, तो ये सब हैं। लेकिन जो है राजस्थान के भी अगर हम बात करें तो 2 जिले शामिल हैं। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश की एक भी नहीं है। यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए यहाँ पर ये है सिटी और ये है रिवर बैंक यानी नदी के किनारे। यानी कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर, आपको बताना कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जबलपुर नर्मदा, ठीक है, कृष्णा हैदराबाद, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी। अब बताओ इसमें कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करें तो सही विकल्प है भैया ये हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद की अगर हम बात करें तो ये मूसी नदी के तट पर है। किसके? मूसी। ठीक है, और रही बात ये जो है बाकी यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। चलो भाई आगे देखें, यहाँ पर कंप्यूटर में कैश मेमोरी का देखो, आपके कंप्यूटर सिलेबस में है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे दीजिए फटाक से। कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थायी डेटा संग्रहित करना, सीपीयू की प्रोसेसिंग गति बढ़ाना, इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराना, फाइलों का बैकअप लेना। देखो भाई अब यहाँ पर सही विकल्प आपको बता देना है भैया फटाफट। सही विकल्प है सीपीयू की प्रोसेसिंग गति बढ़ाना। हाँ, कैच मेमोरी उच्च गति यानी हाई स्पीड वाली स्मृति होती है। यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच स्थित होती है। बार बार उपयोग करने वाले डेटा तथा निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। कैच मेमोरी के उपयोग सीपीयू का एक्सेस टाइम कम करके कंप्यूटर का प्रदर्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो भैया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? ठीक है, देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सॉइल। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी। तो आप बताओ इनमें से कौन ऐसा है जो मृदा से संबंधित है? तो सही विकल्प है भैया आपका इंडेफिक। हाँ, इंडेफिक मृदा से संबंधित है। क्लाइमेटिक का संबंध मौसम या जलवायु से है। अगर हम बात करें इसका बायोटिक की बात करें तो ये जैविक घटक यानी पारिस्थितिक तंत्रों से सभी मतलब से संबंधित है। सभी जीव जंतु इसमें सम्मिलित होते हैं। टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो ग्रह विज्ञान की शाखा है टोपोग्राफी, जिसे जो है पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार व आकृति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में विद्यालयी शिक्षा हेतु निष्ठा कार्यक्रम संचालित करता है? व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट द निष्ठा प्रोग्राम फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया? एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई, एनटीए। तो बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है एनसीईआरटी। हाँ, अगर हम बात करें तो जो निष्ठा का फुल फॉर्म की तो निष्ठा भैया क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स हॉलिस्टिक जो है एडवांसमेंट। ठीक है, यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख शिक्षक प्रशिक्षण पहल है। इसका क्रियान्वयन एनसीईआरटी के द्वारा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को की व्यावसायिक दक्षता एवं शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है। निष्ठा, अभी आप जब जॉब में आएंगे तो आपको इसका जानकारी होगी। सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया? हु जो है प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ रिलेटिव मोशन? न्यूटन, जे सी बोस, आइंस्टीन और फ्लैग। ठीक है, चल
आप देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आइंस्टीन। हाँ, अगर हम बात करें सापेक्ष गति के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। और आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित जो सापेक्ष गति का सिद्धांत उसको दो प्रकार, जैसे इसमें है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, चलो। निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है, मायोपिया इज ट्रीटेड बाय निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, बेलनाकार लेंस द्वारा, टोरिक लेंस द्वारा। ठीक है, इसमें देखिए भैया सही विकल्प आपका ये है अवतल लेंस द्वारा, बाई जो है कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दे तो परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे तो उसे क्या बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसे निवारक हेतु उचित फोकस की दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तेल में संग्रहित नहीं की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट स्टोर इन ऑयल? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो देखो यहाँ पर सही विकल्प है भाई आपका मैग्नीशियम। जी हाँ, मैग्नीशियम धातु तेल में संग्रहित नहीं की जाती है, जबकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीनों क्या की जाती हैं, तेल में संग्रहित की जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये धातुएं हवा या पानी में तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं, खुली हवा में रखने पर ये ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र यानी थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? देखिए पिट्यूटरी में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, फेफड़े में। तो भाई बताओ यहाँ पर आपको सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जी हाँ, हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान नियंत्रण यानी जो है अगर हम बात करें तो इसमें नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है। यह शरीर के तापमान विनियमन प्रणाली के अन्य भागों रोम कूपों, पसीनों की ग्रंथियों, रक्त नलिकाओं और त्वचा के साथ मिलकर कार्य करते हैं। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान, दैहिक कार्य और जठरांग मार्ग के विनियमन में और नींद, जागरण, पानी और नमक, वसा और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड? ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन, मेथियोनिन, एस्पार्टिक अम्ल। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर ये वाला से मेथियोनिन। हाँ, मेथियोनिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। एस्पार्टिक अम्ल एक अनिवार्य अमीनो अम्ल होता है। एस्पार्टिक अम्ल क्या होता है? एक अनिवार्य अमीनो अम्ल होता है। अगर हम बात करें ट्रिप्टोफैन का तो ये भैया होता है शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है जो नवजात शिशुओं की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, अगर हम प्रोलीन की बात करें तो यही एक अमीनो अम्ल है। क्या है? अमीनो अम्ल है जो प्रोलामाइन प्रोटीन यानी दालों में उच्च मात्रा में पाया जाता है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन एक फिल्टर कमांड नहीं है? शार्ट, ग्रेप, कैच, इनमें से कोई नहीं। तो फिल्टर कमांड कौन सा नहीं है भैया बताओ? यहाँ पर सही विकल्प है कैट, CAT। हाँ, अगर हम बात करें तो ये जो है फिल्टर कमांड नहीं है। शॉर्ट कमांड की बात करें तो किसी फाइल को क्या करता है? अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करने में मदद करता है। अगर हम ग्रेप की बात करें, ग्रेप फाइल कमांड का, तो ये किसी विशिष्ट पैटर्न पर फाइल को सर्च करता है। ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। और शॉर्ट एवं ग्रेप दोनों क्या है? फिल्टर कमांड है। जबकि कैट क्या है? ये जो है कंसंट्रेट यानी कमांड का उपयोग फाइल से डेटा पढ़ने या कंटेंट को आउटपुट देने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है? कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र। ठीक है, चलो भाई आप देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका निर्माण क्षेत्र यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड में किसी वर्ष में हुए उपयोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और आयातों पर किया गया व्यय का योग किया जाता है। ठीक है, निर्माण व्यय में इस विधि का प्रयोग किया जाता है इसकी गणना दो प्रकार की जाती है। एक नए निर्माण पर खर्च किए गए कुल धन से, दूसरा निर्माण में प्रयुक्त निवेश से के कुल मूल्य से। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का नाम और मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। इंडियन बैंक मुख्यालय चेन्नई, ICICI बैंक मुंबई, कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन कॉर्पोरेशन या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मंगलोर, केनरा बैंक बेंगलुरु। तो आपको बताना भैया इनका मुख्यालय कहाँ पर है
एक जो सही सुमेलित नहीं है उसी को आपको बताना है। सही सुमेलित नहीं है की बात करें तो ये है भैया आपका सही सुमेलित नहीं, सी आंसर। यानी अगर हम बात करें तो ये कॉरपोरेशन बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो मंगलौर बताया जा रहा है, मंगलौर नहीं भैया, कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है, ध्यान रखना भैया। ठीक है, चलो, और बाकी तीनों जो है ये आपका ए और आपका सही है। चलो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? राजा चिलैया समिति, वर्मा समिति, गोईपोइया समिति, चक्रवर्ती समिति। ठीक है, चलो आप देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है आप बता दीजिए भैया। गोईपोइया समिति। हाँ, अगर हम बात करें बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार हेतु गोईपोइया नाम से ही थोड़ा सा याद रखना भैया। गोईपोइया, गोई कहाँ, बैंक में, गोइंग बैंक में। ठीक है, गोईपोइया समिति का गठन किया गया। बात करें राजा चिलैया समिति का, इसका तो ये भैया कर सुधार से संबंधित है। वर्मा समिति की बात करें तो यौन उत्पीड़न कानून से में बदलाव से संबंधित है। चक्रवर्ती समिति की बात करें तो मौद्रिक प्रणाली पर सुधार से पुनर्विचार से संबंधित है। ठीक है, चलो भाई। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1955, 1960, 1965, 1970। ठीक है, चलो भाई। अब देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना, सही विकल्प है आपका बी आंसर। हाँ, 1960 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 में हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो वियना, कहाँ पर है, जो ऑस्ट्रिया में है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया नहीं भैया, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ध्यान रखना है। वर्तमान में इस संगठन में 13 सदस्य देश हैं। चलो भाई आगे देखिए। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान, गेहूँ, सूरजमुखी, सरसों। तो माही सुगंधा भैया धान है। धान अभी लग रहा है भैया इस समय। ठीक है, क्रॉपिंग। माही सुगंधा एक धान की विशिष्ट जो है प्रजाति है। धान की अन्य प्रजातियों की बात करें साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, मंसूरी जिसे कहा जाता है, पूसा, 33, बाला, पूना, लूना, ये सब हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि? देख लीजिए आपकी जनसंख्या का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है बिहार। जी हाँ, अगर हम बात करें 2011 1 से लेकर 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि बिहार राज्य में दर्ज की गई। 2001 में बिहार की साक्षरता दर 47% थी। कितना? 47%। जो 2011 में कितना बढ़ गई? 61%। ठीक है, जब कम थी तो बढ़ने का ज़्यादा चांस था। अन्य राज्यों में गुजरात में 8% वृद्धि हुई, राजस्थान में बात करें तो 5.7% हुई, उत्तर प्रदेश में 11% हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जी हाँ, NEP 2020 ठीक है, के अनुसार विद्यालय शिक्षा की संरचना क्या है? ये आपके सिलेबस का पार्ट है। NEP को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ही, जो कि TGT PGT में सिलेबस का पार्ट है और सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर हम आपसे अपेक्षा करते हैं। अगर आपको पता हो तो तुरंत आप इसका आंसर कर दीजिएगा, ना पता हो मेरे बताने के बाद करिएगा, लेकिन आंसर करके चीज़ों को याद रखिए। 10+2। ठीक है, देखो यहाँ पर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। देखिए यहाँ पर 10+2 जो है 5+3+3+4 8+4 6+3 हाँ 6+3+3। तो आपको आंसर करना भैया सही विकल्प। यहाँ पर देखिए ये है आपका सही विकल्प। जी हाँ, अगर हम बात करें NEP 2020 यानी 2020 में 10+2 जो अभी चल रहा है, क्या चल रहा है? 10+2। उसके स्थान पर, प्रणाली के स्थान पर 5+3 यानी 5 साल फाउंडेशन क्लास, उसके बाद फिर 3 साल, ठीक है, फिर उसके बाद 3 साल, फिर उसके बाद 4 साल की संरचना बनाया है। ठीक है, इस संरचना में क्या है कि 3 साल से लेकर 18 साल के जो है कुल मिलाकर के 5 3 8 8 3 11 4 क्या है 15 और 3 साल से इनकी पढ़ाई शुरू हो जाती, यानी पूरा 18 साल तक के प्लान को बताया गया है। ठीक है, इसमें जो है फाउंडेशनल और प्रोपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी 4 चरण को मिलाकर के शामिल है। ठीक है, 3 साल से बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, पहले 5 साल में, ठीक है, उसके बाद फिर 3 साल, फिर उसके बाद 3 साल, फिर 4 साल। तो इस तरीके से है। हम इसका बहुत डिटेल तरीके से जब NEP अध्ययन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। बाल्यावस्था की देखभाल के लिए ECCE को भी जो है इसमें शामिल करने का किया गया है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बात पर है? ठीक है, देखो ये आपका बात से संबंधित क्वेश्चन है।
यानी आपके जियोग्राफी से संबंधित है। हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको सॉल्व करते रहिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए तैयार रहिए। देखिए यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इन द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश बिल्ड? माता टीला, राजघाट और बांध, धनरौल बांध, रिहंद बांध। तो भाई देखो, ये यहाँ पर ये जो सही विकल्प है वो आपको बताना है रिहंद बांध। जी हाँ, रिहंद बांध सोनभद्र जिले में है, जो कि स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर। देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का सबसे मतलब पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बनाया गया। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट का है, ठीक है, 150 मेगावाट क्षमता का है, ठीक है। चलो भाई, आर्थिक योजना किस में सम्मिलित है? इन विच लिस्ट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडेड? केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है भैया समवर्ती सूची में। हाँ, आर्थिक योजना किसमें सम्मिलित है? समवर्ती सूची में। अगली क्लास जो आपकी जो है संविधान की होगी, उसमें हम जो है आपकी तीनों सूचियों को और उसके साथ साथ आपका जो है तमाम जो बोलते हैं संविधान संशोधन हुए हैं, जहाँ से निश्चित तौर पर आपको 1-2 क्वेश्चन मिलता ही है आपके एग्जाम्स में, उनको बहुत सरल तरीके से हम लेकर के आने वाले अगली क्लास जो आपकी संविधान की होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए आप वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। संविधान योजना समवर्ती सूची में कुल मिलाकर के अगर हम देखें वर्तमान में 52 विषय हैं। मूलतः जब था तो कितने थे? 47 विषय थे, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो शिक्षा हो गया, वन, नापतौल, वन्य जीव, पक्षियों, न्याय प्रशासन, ये सब है, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखें यहाँ पर आपके सिलेबस का पार्ट क्या है? विटामिन डी, विटामिन है ना, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी का सक्रिय रूप गुर्दे में जो है बनता है, आपको बताना है, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सही है? आपको आंसर करना है, केवल 1, केवल 2, 1-2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो सही विकल्प क्या है भैया? केवल 1 और 2। हाँ भाई, आंसर अगर पता हो कमेंट में लिखते जाया करें, ठीक है। चीज़ें आपको इससे लंबे समय तक याद रहेंगी। और हाँ, अभी तक आपने जो है ऐप को डाउनलोड करके इनकी पीडीएफ को नहीं प्राप्त कर तो बहुत गलत बात है, तुरंत आप करिए और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाइप शेयर तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो विटामिन डी, जी हाँ, वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल विटामिन है और सूर्य की प्रकाश की सहायता से जो है त्वचा में इसका निर्माण प्रारंभ होता है। विटामिन डी जो हम लोग कहाँ किससे लेते हैं? धूप से लेते हैं ना विटामिन डी, ठीक है, बैठ करके, और इसका निर्माण प्रारंभ हो, जबकि इसका सक्रिय रूप की अगर हम बात करें तो गुर्दे में बनता है, ठीक है, सक्रिय रूप। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेरिया जो है हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? आर्थिक विकास हेतु परियोजना के लिए, भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोषों को बढ़ाने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए मंजूरी, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, ठीक है, जिसका क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें अगर हम, तो ये कब हुआ था? 1945 में। कब? 1945 में। IMF द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का मुख्य उद्देश्य भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करना होता है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट या डोमेन नाम को IP एड्रेस में परिवर्तित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल कन्वर्ट डोमेन नेम टू IP एड्रेस ऑन द इंटरनेट? आप देखो, इंटरनेट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपका पार्ट है ना कंप्यूटर, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी एकदम बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड यार, एकदम चिंता मत करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए STTP, FTP, DNS, SMTP, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपको बताना भैया सही विकल्प है भैया यहाँ पर DNS। अगर आपको पता रहा करें कमेंट कर दिया करें। DNS का फुल फॉर्म की बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम है, ठीक है। DNS इंटरनेट की जो है टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह कार्य करता है। यह डोमेन नेम जैसे google.com और IP एड्रेस में परिवर्तित करता है। DNS के बिना प्रत्येक वेबसाइट का IP एड्रेस याद रखना पड़ता है, ठीक है भाई। चलो देखिए यहाँ पर ये है चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। नेम द चोल रूलर जो है हु कॉन्क्वर द नॉर्थन पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है राजराज प्रथम। अगर हम बात करें तो राजराज प्रथम जिसकी उपाधि शिवपाद शेखर ने
मतलब उपाधि उसने दिया था, उसने क्या किया, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया और इससे जो है चोल साम्राज्य का नया प्रांत बना करके मायुंद्री चोल मंडलम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मायुंद्री चोल मंडलम नाम दिया था उसे। उसके जो है अनुराधापुर ने के स्थान पर पोलोनुरुआ को राजधानी बनाया और उसका नाम जननाथ मंगलम। भैया जो है दक्षिण भारत वाले हैं, ऐसा ही ऐसा नाम रखते हैं, ठीक है। जीवन के अंतिम चरण में उनका मालदीव पर भी अधिकार उसने किया था। उसने साम्राज्य की सीमा तुंगभद्रा नदी से लेकर मालदीव तक फैली थी और राजरय की बात करें तो संयोग था। उसने शिवपाद शेखर की उपाधि भी धारण किया था, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पर आपके टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में माइक्रो टीचिंग का विकास मुख्यतः किसके द्वारा किया गया? द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हु मेनली डेवलप माइक्रो टेक्नोलॉजी। आप देखो माइक्रो टीचिंग, आपने बीएड करा होगा ना, तो माइक्रो टीचिंग और ये सब आपने किया है, ठीक है। BF स्किनर, यहाँ पर देखिए क्या है, वेट W एलन, जॉन डीवी और बेंजामिन ब्लूम। तो आंसर आपको पता होगा, उम्मीद करते हैं। फटाक से आंसर कर दीजिए भैया। वाइट W एलन, क्या है? वाइट W, ये है वाइट W एलन, ये आपका सही विकल्प है। माइक्रो टीचिंग का विकास जो है वाइट W वेलन ने 1963 में, कब? 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। इसका उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षु में विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास करना है। इसमें सामान्यतः 5 से 10 मिनट तक छोटा पाठ यानी सूक्ष्म तथा कम संख्या में विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। चलो भाई, मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था। इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठा द विलेज अकाउंटेंट वाज कॉल्ड सिलेदार, देसाई, कुलकर्णी, सरनोबात। अब देखो भाई, यहाँ पर आपको आंसर करना है। सही विकल्प है क्या? कुलकर्णी। या मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल जो है कुलकर्णी कहलाता था। क्या कहलाता था? कुलकर्णी कहलाता था। ग्राम प्रशासनिक इकाई की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम का प्रशासन जो है पाटिल करता था, जिसकी सहायता कुलकर्णी करता था, ठीक है। यह व्यवस्था राजस्व एकत्रीकरण के लिए अत्यंत उपयोगी थी, ठीक है भैया। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्डर हु पार्टिसिपेटेड इन स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज फ्रॉम, कहाँ से थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से, ठीक है। चलो अब इसका आंसर आपका हमें चाहिए। तो भाई देखो सही विकल्प क्या है? अवध से। जी हाँ, 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो अवध प्रांत से थी। कहाँ से? अवध प्रांत से, ठीक है। और यह क्रांति 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से हुई थी, जहाँ छावनी से, ठीक है। इसका शुभारंभ किसने किया था? मंगल पांडे नामक सैनिक ने किया था, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा अवध में, ठीक है। अवध में हुए एका आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, यूपी के दृष्टिकोण से भी। और ये आप जानते हैं कि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके जो है जीएस का, अगर आप करंट अफेयर के बाद और संविधान के आसपास में देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर, उसके बाद आपका जो है ये संविधान, उसके साथ साथ ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, लगान का नगद में परिवर्तन करना, अंग्रेजी राज का विरोध करना, लगान जो है ना अदायगी, ठीक है। ये क्या हो रहा है? एका आंदोलन, ठीक है, एका आंदोलन। ये आपका सही विकल्प क्या होगा भैया? लगान का नगद में परिवर्तन करना। हाँ, अगर अवध में क्या हुआ? एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन करना था, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी जी ने किया था। यह आंदोलन का क्षेत्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और जो है सीतापुर था। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा को लेकर के थी। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। भारत में एक राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। आपातकालीन शक्तियाँ, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पर ये आपका सही विकल्प है, ठीक है। तो क्या है आपको बताना है? सही विकल्प है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो ये आपका सही नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ उसके पास हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। उसकी मर्जी के ऊपर वो आपसे वो राष्ट्रपति मतलब सुप्रीम कोर्ट से मांगेगा सुझाव, उसका मन में आएगा तो मानेगा, नहीं मन में आए तो मना कर देगा कि नहीं मानूंगा भाई, जो करना हो कर लो, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न या उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन
मानने के लिए बाध्य नहीं है भैया, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर भारतीय संविधान, हमने आपको इसको समझाया था 143 के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखना 143 के अंदर समझाया था ना कि हम प्रपोज करेंगे, ठीक है। क्या प्रपोज, 143 समझ लीजिएगा, लेकिन मानना या ना मानना आपकी मर्जी के ऊपर है। तो यही चीज़ है कि राष्ट्र जो है उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपना प्रपोजल दे दिया, राष्ट्रपति माने या ना माने उसके ऊपर निर्भर करता। तो इस तरीके से याद रखना भैया। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या अधिनियम सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918। हाँ, अगर हम बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918 जो कि है ये आपका सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये है 2019 है, क्या है 2019 है, ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम। बाकी जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये भी सही है, ये सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 ये भी सही है, 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम ये भी सही है। चलो आगे देख लेते हैं भैया। यहाँ पर ये आपका आ गया क्वेश्चन करंट अफेयर का। मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए? भूटान, थाईलैंड, मॉरिशस और श्रीलंका। तो बताओ भाई सही विकल्प क्या है, आपको इसका आंसर देना है। 12 मार्च 2025 को भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहाँ, मॉरिशस के, ठीक है, मॉरिशस, जी हाँ, मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इस अवसर पर उन्होंने मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, इतना बड़ा पुरस्कार, ठीक है, क्या है एक बार फिर से सुनिएगा, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया भैया, ठीक है। चलो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? आपको बताना भाई भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पर श्री संथानम, श्री केसी नियोगी, डॉक्टर राजमन्नार, श्री ए.के. चंद्रा। हाँ बताएं यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है भैया केसी नियोगी साहब, ठीक है, केसी नियोगी ये आपका सही विकल्प है। अगर हम देखें तो इसका गठन किसका, वित्त आयोग का गठन की अगर हम बात करें तो कब हुआ था, 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। और वर्तमान समय में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर जो है अरविंद पनकड़िया साहब थे, ठीक है। और उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था। किसके अनुच्छेद 280 के तहत बना, ठीक है, इस वित्त आयोग का गठन किया गया। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, संघ एवं राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, करों के बंटवारों के सिद्धांत निर्धारित करना, राज्यों को कर वितरण की सिफारिशें देना इसका प्रमुख कार्य है। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, हाँ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, चांगला सिक्किम, ठीक है, बनियाल जम्मू कश्मीर। क्या पूछ रहा है आपका, कौन सा दर्रा सही सम्मिलित नहीं है, तो इसको आपको आंसर करना। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है चांगला, जो कि क्या है, जो है चांगला कहाँ पर है, चांगला लद्दाख, इसको आपको याद करना है भैया, लद्दाख में कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख, लद्दाख, ला से लद्दाख, ला से और ये देखो देवसा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, नीति उत्तराखंड में, बनिहाल जो कि जम्मू कश्मीर का भाग है। तो इस तरीके से यही एक सही सम्मिलित नहीं था, ये आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भैया अगला क्वेश्चन। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? द प्लेन स्प्रेड अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड तराई, दून, खादर, भाबर। अब देखो इसका आंसर भैया हम यहाँ पर देखें तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया भाबर। क्या है, भाबर। उत्तर भारत में उप महाद्वीप क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाबर, ठीक है। यह 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ शिवालिक गिरपाद के समानांतर विस्तारित है। इस मैदान में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां बड़ी मात्रा में कंकड़, पत्थर, बजरी तथा मिला करके जमा कर देती हैं, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना भैया। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सुरक्षित वेब संचार के लिए प्रयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योर वेब कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनेट? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, देख लो आपके लिए लेकर आ गया है, सब ठीक है। देखिए यहाँ पर HTTP, STTPS, FTP जो है टेलनेट, तो इसका जो सही विकल्प है वो है HTTPS। HTTPS का जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, ये है आपका। इसमें जो है SSL और TLS
एनक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई तथा ई कॉमर्स वेबसाइटों में HTTPS का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाखीय प्लस, ठीक है, 10 लाख प्लस वाले के नगरीय समूह नहीं है। ठीक है, आपको बताना, देखो आपके जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन आपके सिलेबस में है तो ये शामिल हो गया। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सही विकल्प बताना है। सही है उड़ीसा। हाँ, अगर हम बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 53 है। ठीक है, उसके अनुसार 2011 के अनुसार ध्यान समझना भाई, इसमें सर्वाधिक जो है 10 लाखी नगर उत्तर प्रदेश और केरल में। ठीक है, कहाँ? केरल और उत्तर प्रदेश में। उड़ीसा में एक भी 10 लाखी नगर नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? ये 10 लाखी नगर इसमें नहीं है, तो उड़ीसा में नहीं। हरियाणा में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है और झारखंड में ही। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे जो है नगर हैं जो कि 10 लाख प्लस हैं। ठीक है, और इसी तरीके से केरल में भी है। ठीक है, अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ एक 10 लाखी नगर हैं और झारखंड में 3 10 लाखी नगर हैं। 10 लाखी मतलब 10 लाख जनसंख्या वाले नगर। ठीक है, चलो आगे देखिए भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ओजोन परत के चरण CFCS की भूमिका का वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किया है? जेम्स वाटसन, मारियो मोलिना जो है एवं F शेरवुड रोलेन, नील्स बोहर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर लिख देना भैया। यहाँ पर सही विकल्प है मोरियो मोलिना, ये है मोरियो मोलिना एवं F शेरवुड रोलेन। ये 1974 में, कब? 1974 में मोरियो मोलिना एवं F शेरवुड रोलेन ने सिद्ध किया कि CFC जो गैसें हैं ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं। यह इस शोध के लिए जो है इन्हें 1995 में, कब? 1995 में जो है नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया। इसी वैज्ञानिक आधार पर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, जी हाँ 1987 लागू किया गया। और ओजोन परत जो कि पृथ्वी को हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, ठीक है, उनसे अल्ट्रावायलेट V उनसे सेफ रखती है। ठीक है, चलो अब देखो आ गया आपका पारिस्थितिकीय निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, केवल केवल दो, एक ना तो एक ना ही दो। आपको यहाँ पर आंसर देना है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका B, 1 व 2 दोनों, 1 तथा 2 दोनों। पारिस्थितिकी निकेत यानी निसे किसी जो है समुदाय विशेष के अंतर्गत किसी जीव के प्रकार, व्यवसाय और जीवन के रूप में निर्दिष्ट है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक और जैविक कारणों को निरंतर कायम रखता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग निकेत होता है, ठीक है, सर्कल होता है। और पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग अगर बात करें जोसेफ ग्रीनिल ने 1917 में किया था। कब? 1917 में। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लायन टेल मैकॉक यानी सिंह पूंछ बंदर का गृह है? सुंदरबन, बांदीपुर, सिमलीपाल, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली। तो भाई सही विकल्प है आपका साइलेंट वैली। हाँ, सिंह पूंछ बंदरगाह पश्चिमी घाट में स्थित शांत घाटी में पाए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम मकाका सिलिकन। क्या है? मकाका सिलेनस, मकाका सिलेनस, मकाका सिलेनस। ठीक है, इसके गर्दन पर शेर की तरह बाल होते हैं ये। ठीक है, और ये एक पूंछ होती है जो यह शेर जैसा दिखता है जिसकी वजह से। अब आगे हम बात करें अगर सुंदरबन का, तो सुंदरबन भैया फेमस है किसके लिए? सुंदरी वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए सुंदरबन। बांदीपुर की बात करें जो कि कर्नाटक में है, ये जो है चामराजनगर जिले में स्थित टाइगर रिजर्व है, अपने पर्णपाती वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सिमलीपाल की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है भैया? उड़ीसा में है, मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज में है। यही एक हाथी अभ्यारण्य है जिसे 1956 में क्या टाइगर रिजर्व के रूप में चयनित किया गया है। चलो आगे देख लेते हैं। पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है अल्ट्रा सोनिक साउंड्स आर दोज हुज फ्रीक्वेंसी इज 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलो भाई अब देखो यहाँ पर सही विकल्प है भैया E, 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को परासरम यानी अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। मनुष्य के कान इन्हें सुन नहीं सकते, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आज सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सिटी का दाब वैद्युत प्रभाव द्वारा जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। आप इसके बाद अगर हम बात करें, इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची और तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, इसलिए जो है इसे पतले पुंज के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से यानी नीचे लिखे में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर अपीयर इन द मिडिल ऑफ द रेनबो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नीला, हरा, लाल और पीला। तो भाई इसका आंसर देना है यहाँ पर। सही विकल्प है आपका क्या? हरा, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये है हरियाला, ठीक है। ये जो है इंद्रधनुष में हरा रंग दिखाई देता है, ये सबसे बीच में होता है। इंद्रधनुष का क्रम की अगर हम बात करें तो नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। नीचे से अगर हम ऊपर की ओर बात करें तो बेबग्योर आप जानते हैं, जिसमें बैगनी, आसमानी, नीला, फिर उसके बाद हरा चौथे नंबर पर, फिर उसके बाद फिर 3 का आता है, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बीच का रंग हरा हो जाता है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, लेड, जस्ता और मैग्नीज, ठीक है। चलो अब देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है जस्ता। हाँ, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः जस्ते का प्रयोग किया जाता है, जो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता की कोडिंग की जाती है, ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा, टोकोफेरॉल, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पर इसका भी आंसर। यहाँ पर सही विकल्प है आपका बी, एमिनो अम्ल। हाँ, अगर हम बात करें एमिनो अम्ल के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है, और एमिनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई है। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, ठीक है भैया। चलो यहाँ पर देखिए, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, ठीक है। ग्रंथि विषाणु का, जो है क्रीमीर विषाणु का, टी1 विषाणु का, रेट्रो विषाणु का, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पर सही विकल्प भैया रेट्रो विषाणु का। HIV यानी आप देखें यहाँ पर HIV एक प्रकार है किसका? रेट्रो वायरस का। यह वायरस जो RNA से DNA बनाने हेतु आनुवांशिक सूचना प्रदान करता है, उसे जो है रेट्रो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस। और अगर हम बात करें HIV धनात्मक एकल रेशे वाले RNA की 2 प्रतियों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि क्या कारण हो सकता है? बताओ जरा। उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आपको बताना भाई क्यों। सही विकल्प ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ से चिल्लाओ फलाने सुन लो, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी के चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, उसका कारण यही है, ठीक है। अब चंद्रमा की सतह पर ध्वनि प्रसारित करने का कोई माध्यम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हवा नहीं है। और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम मटेरियल मीडियम आवश्यक होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्रमा का वायुमंडल नहीं होने से वहाँ जो है यही वजह से इसका जो है संचरण नहीं हो पाता है, इसलिए ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाने की वजह से 2 व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं? पुस्तकालय नेटवर्क का, सूचना प्रबंधन सेवा का। अब यहाँ पर आप तो देख ही रहे हैं सूचना प्रबंधन उपकरण का, तो पुस्तकालय सेवा का। तो आप जानिए भैया बिब्लियोग्राफी सूचना प्रबंधन उपकरण का, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी क्या है? ग्रंथों और सूचनाओं के अध्ययन या मापन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो है ये उन विधियों का एक समूह है। किसका? ग्रंथों और सूचनाओं के अध्ययन या मापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का एक समूह है। लाइब्रेरी तथा सूचना विज्ञान के क्षेत्र में बिब्लियोग्राफी के तरीकों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज सिचुएटेड इन कानपुर, नई दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद में। बताओ भाई कहाँ पर है? तो सही विकल्प है बनारस। जी हाँ, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
जो है IIVR अगर हम बात करें तो बनारस में है, जबकि अगर हम बात करें दलहन अनुसंधान केंद्र को तो कहाँ है, कानपुर में है, कानपुर में है, ठीक है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है कहाँ। अब देखो ये यूपी स्पेशल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखें यहाँ पर कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में, ठीक है। आपके TGT PGT एग्जाम के ध्यान में रखते हुए इन सारी क्लासेस को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आगरा में। हाँ, अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करो तो 1949 में, कब, 1949 में हुई थी, ठीक है। तो इतना आप इस क्वेश्चन संबंधित जानते रहें, ठीक है भैया। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली NCT, ठीक है। अब आपको बताना भैया सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया लक्षद्वीप। जी हाँ, अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार भारत में केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है। अगर नॉर्मल राज्यों की बात करें तो जो है 2011 के अनुसार कौन था, केरल था, लेकिन अभी अगर केंद्र शासित की बात करें तो लक्षद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर केंद्र शासित की बात की जा रही है तो लक्षद्वीप है। हो सकता है कंफ्यूजन में आप दिल्ली लगा दें, लेकिन दिल्ली नहीं, लक्षद्वीप है भैया, ध्यान रखें। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है। तो लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर रही वो 91.8% है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। इसमें पुरुष की जो है 95.6% और महिला की 89.3% है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो यहाँ पर CRISPR-CAS9 तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पर देखें 4 विकल्प है, उनमें से CRISPR-Cas9 का उपयोग केवल रोगों को पहचान के लिए किया जाता है। Cas9 एक एंजाइम है जो DNA के जो है विशिष्ट स्थान को काटने में सहायक करता है। Cas9 जो है केवल RNA को नष्ट करता है और DNA का पर कार्य नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर देखें CRISPR-Cas9 का उपयोग केवल पौधों में किया जाता है, ठीक है। आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर देखें सही विकल्प है Cas9 एक एंजाइम है जो DNA के विशिष्ट स्थान को काटने में जो है सहायता करता है, ठीक है। यह एक प्रकार का क्या है, एक जीन एडिटिंग तकनीक है, ठीक है। जो है क्रिस्पर यानी CRISPR-Cas9 जो है एक जीन एडिटिंग तकनीकी है। इसका उपयोग क्या होता है, DNA में लक्षित जो परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। Cas9 एक न्यूक्लियर एंजाइम है जो DNA को विशिष्ट स्थान पर काटता है, ठीक है। गाइड RNA Cas9 को लक्षित DNA सीक्वेंस तक पहुंचाने में सहायता करता है। इस तकनीक का उपयोग पौधों के साथ साथ प्राणी कोशिकाओं में भी किया जाता है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है। हु एमंग द फॉलोइंग इज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। चलो अब देखो यहाँ पर सही विकल्प है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसकी निगरानी करता है, और इसके लिए RBI को भारत का मौलिक प्राधिकरण भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है, मौलिक प्राधिकरण भी कहा जाता है, ठीक है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1935 को हुआ था इसकी स्थापना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया दोनों से जो है प्रमुख रूप से संबंधित है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप कितना इंपॉर्टेंट है, और आपके विटामिन संबंधित और सारे टू द पॉइंट आपके सिलेबस के कारण पूरा क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप बिंदास रहें। अभी आगे रेगुलर बेसिस पर आपकी जो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस है वो भी होना प्रारंभ हो जाएंगी बहुत जल्द, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके अब पहले तो आप प्रैक्टिस करके अंदाज़ा लगाइए किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बाकी आगे की क्लासेस इस तरीके से आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव और सारा कुछ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ पर देखो जो 4 विकल्प है इनमें से अगर आप देखें तो सही विकल्प है भैया विटामिन डी। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया दोनों से प्रमुख रूप से संबंधित है। तो किससे है भैया, विटामिन डी से। हाँ, विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम और क्या हो जाता है, फास्फेट की अवशोषण में कमी हो जाती है।
और बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, वयस्कों में अपर्याप्त बोन जो है मिनरलाइजेशन और ऑस्टियोमैलेशिया का कारण बन सकता है। ठीक है, चलो भाई, भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किए जाते हैं। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म बाई सेंट्रल बैंक द्वारा, एसबीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा। ठीक है, भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है आरबीआई के द्वारा। किसके? बाई आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो जो है अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अभी जैसा कि हम लोगों ने अर्लियर क्वेश्चन में देखा, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और 1949 में राष्ट्रीयकरण के पश्चात से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है और रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, रिजर्व बैंक साधारण बैंकों के लिए ऋण देना, कृषि बिलों का क्रय विक्रय, विदेशी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर नियंत्रण रखता है। वह जो है केंद्रीय बैंक के नोट में मतलब के रूप में नोटों को जो है निर्गमित करने और बैंकों के रूप में कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना भैया। यहाँ पर देखिए, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्लूकोन रक्त ग्लूकोज घटाता है, दोनों रक्त ग्लूकोज घटाते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है? रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के संबंध में आपको युग्म सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंसुलिन रक्त ग्लूकोज घटाता है, इंसुलिन रक्त ग्लूकोज बढ़ाता है। अब आपको इसमें बताना है कौन युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, चलो अब इसमें अगर आप देखें तो जो सही सुमेलित है भैया वो है ये वाला, इंसुलिन रक्त ग्लूकोज घटाता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने में सहायता करता है, ग्लूकोज रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। इंसुलिन का स्राव जो है पैनक्रियाज की बीटा सेल्स में होता है, ग्लूकोज का स्राव अल्फा सेल्स में होता है। ठीक है, ध्यान समझना भाई, दोनों हार्मोन रक्त ग्लूकोज के नियमन में विपरीत प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं? विपरीत प्रभाव डालते हैं। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में राजस्थान के किस शहर में स्थित फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है? तो अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़ और जो है आपका जयपुर। ठीक है, इसमें से आपको बताना है सही विकल्प। तो देखिए भाई, जो सही विकल्प है वो है भैया ये जो राजस्थान के जो है फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील किया गया वो है अजमेर में। ठीक है, कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, तो इतना आप इससे संबंधित जाने। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, वर्चुअल सर्वर और स्टोरेज उपलब्ध कराना, केवल वेबसाइट और सामग्री तैयार करना, तैयार सॉफ्टवेयर को सीधे उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराना, केवल ईमेल भेजने की सुविधा देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको बताना भैया सही विकल्प। तो सही विकल्प है मित्र वो है आपका वर्चुअल सर्वर और स्टोरेज उपलब्ध कराना, ये आपका सही विकल्प है। इसमें क्लाउड प्रोवाइडर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्किंग उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब जब इसकी बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? IaaS का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है पास होता है PaaS। ठीक है, इसके फुल फॉर्म इसकी अगर हम बात करें इसके काम का तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म या इन्वायरमेंट दिया जाता है। इसी तरीके से SaaS होता है SaaS। ठीक है, तो इसमें इसका क्या है? SaaS में तैयार सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के माध्यम से उपयोग किया जाता है। तो आस, पास और SaaS 3 चीज़ें आपको मिल गई। ठीक है, चलो भैया, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है भैया फिरोज शाह तुगलक। हाँ, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, जो कि 1351 से लेकर 1351 से 1388 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। और बर्नी एवं हफीज दोनों जो है फिरोज शाह तुगलक को आदर्श एवं श्रेष्ठ सुल्तान मानते हैं। फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह फतुहाल ए फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फतुहाल ए फिरोज शाही के नाम से। फतुहाल ए फिरोज शाही की रचना की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा के रूप में किया। इसमें सुल्तान के सैन्य अभियानों एवं राजनीतिक कर्तव्यों का वर्णन है। इस पुस्तक को लिखने का फिरोज शाह का मुख्य उद्देश्य स्वयं को एक आदर्श मुस्लिम शासक सिद्ध करना था। भारत के सिराज ए हिंद नाम से प्रसिद्ध शहर जो है
जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की स्मृति में किया था। जौनपुर की प्रसिद्ध अगर हम बात करें अटाला मस्जिद जो है निर्माण कब हुआ था? 1408 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो सरकी सुल्तान जो है इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। और एवं जामा मस्जिद की अगर हम बात करें तो 1470 में हुआ था। कब? 1470, जो कि कहाँ पर? सुल्तान ये आपका जो जौनपुर है इसके लिए फेमस है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर विजिंग के संबंध में सही है। ठीक है, इसमें केवल एसएमएस के माध्यम से धोखाधड़ी होती है। ठीक है, इसको फिशिंग कह सकते हैं। इनमें फर्जी फ़ोन कॉल के माध्यम संवेदनशील जानकारी प्राप्त होती है। इसमें केवल कंप्यूटर वायरस का उपयोग किया जाता है। इसमें केवल हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो अब देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया विशिंग, मतलब शब्द वाइस तथा फिशिंग से बना हुआ है। यानी विशिंग का मतलब ये शब्द जो है किससे? वाइस प्लस फिशिंग, दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, किससे? वाइस प्लस फिशिंग से। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इन दोनों शब्दों को मिला करके क्या बना दिया गया है? विशिंग। ठीक है, इसमें फ़ोन कॉल या वॉइस मैसेज के माध्यम से धोखाधड़ी की जाती है। हमलावर क्या करता है? ओटीपी, बैंक विवरण, पासवर्ड आदि जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक एका आंदोलन, ठीक है, का नेतृत्व किया? बाबा रामचंद्र, सत्यभक्त, सहजानंद सरस्वती, मदारी पासी। अब इसका आपको इम्पोर्टेंट है बताना भैया कौन विकल्प है सही? मदारी पासी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक एका आंदोलन का नेतृत्व जो है इस तरीके से तमाम जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम आगे डिस्क्रिप्टिव जो आपका आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री की जब क्लास होगी तो उसमें हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में इनका जो आंदोलन इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? मदारी पासी जी ने किया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन कब? 1921 में शुरू हुआ और अप्रैल 1922 तक जो है ये चलता रहा। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, डार्क वेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डार्क वेब और सामान्य वेबसाइटों में कोई अंतर नहीं है। इसे गूगल पर आसानी से खोजा जा सकता है। इसमें सामान्यतः विशेष सॉफ्टवेयर या नेटवर्क की सहायता से एक्सेस किया जाता है। यह इंटरनेट का पूरा भाग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बताना भैया सही विकल्प। तो अगर हम बात करें तो ये जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी। इसे सामान्यतः विशेष सॉफ्टवेयर या नेटवर्क की सहायता से एक्सेस किया जाता है। डार्क वेब इंटरनेट का वह भाग है जो सामान्यतः जो है सर्च इंजन द्वारा सामान्यतः इंडेक्स नहीं किया जाता है। ध्यान समझना मेरे भाई, डार्क वेब इंटरनेट का वह भाग है जो सामान्यतः सर्च इंजन द्वारा जो है इंडेक्स नहीं किया जाता। इसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे टॉर इसका प्रमुख उदाहरण है। कौन सा? TOR इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, डार्क वेब और डीप वेब समान नहीं है, दोनों एक चीज़ नहीं होते भाई, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। डीप वेब में पासवर्ड, प्रोटेक्टेड अकाउंट, प्राइवेट डेटाबेस आदि जैसे सामान्य लेकिन नॉन जो है इंडेक्स्ड कंटेस्ट भी शामिल होते हैं। ठीक है, चलो मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुगल शाहजहां एम्परर जहांगीर वाइफ नूरजहां? अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल, मेहरुन्निसा, जहां आरा बेगम। ठीक है, अब इसमें देखें जो सही विकल्प है भैया वो है मेहरुन्निसा। हाँ, मेहरुन्निसा एक उनकी जो पत्नी थी मुगल बादशाह जहांगीर की, उसके जन्म का नाम क्या था भैया? मेहरुन्निसा। ठीक है, जहांगीर नूरजहां जो उनकी थी पत्नी उसका क्या नाम था? मेहरुन्निसा था। ठीक है, जन्म व प्रारंभिक जीवन के विषय में अगर हम जानकारी की बात करें तो मुअत्तमिद खां द्वारा रचित पुस्तक इकबाल नामा ए जहांगीरी से प्राप्त होती है। इनके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। 17 वर्ष की अवस्था में मेहरुन्निसा का विवाह जो है अली कुली खां जो कि शेर ए अफगान के नाम से जाना जाता था उससे हुआ था। और 1607 ईस्वी में, कब? 1607 ईस्वी में जहांगीर के दूतों ने शेर ए अफगान को युद्ध में मार डाला और मेहरुन्निसा को दिल्ली लाए और उसे अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में लगा दिया गया। मेहरुन्निसा को जहांगीर ने सर्वप्रथम नैरोज त्यौहार के अवसर पर देखा और उसके सौंदर्य से मुग्ध होकर के 1611 ईस्वी में क्या कर लिया? उससे विवाह कर लिया और उसके बाद नूरजहां की उपाधि उसको दिया। और 1631 ईस्वी में, ठीक है,
1631 ईस्वी में इसे बादशाह बेगम के नाम से जाना जाने लगा और उसके बाद उसने एक गुट बनाया जिसमें जो है जुनता गुट कहते हैं। उनके पिता एतमादुद्दौला, माँ असमत बेगम, भाई आसफ खां और शाहजहां खुर्रम इसमें सम्मिलित रहे। नूरजहां ने अपनी माँ असमत बेगम के सहयोग से इत्र का आविष्कार किया। ये भी पूछा जाता है इत्र का आविष्कार किसने किया था, तो इन्होंने किया था, ठीक है। और इनके प्यार में जहांगीर इतने पागल थे कि वो जो है सारा कुछ इन्हीं को जिम्मेदारी दे दिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर डिजिटल ट्विन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है। दो कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ना, कंप्यूटर में दो ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करना, डेटा की दो कॉपियाँ बनाना, किसी वास्तविक वस्तु का या सिस्टम का डिजिटल मॉडल बनाना, ये आपका प्रमुख है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका डिजिटल वास्तविक वस्तु या सिस्टम का डिजिटल मॉडल बनाना, ठीक है। किसी वास्तविक वस्तु या सिस्टम का डिजिटल मॉडल आपको बनाना, ये जो है आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा। डिजिटल ट्विन किसी वास्तविक फिजिकल ऑब्जेक्ट, प्रोसेस या सिस्टम या का वर्चुअल या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें रियल टाइम डेटा का उपयोग जो है करके वास्तविक सिस्टम की निगरानी और एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग की हम बात करें तो सिमुलेशन, टेस्टिंग और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में किया जाता है। डिजिटल ट्विन इंडस्ट्री 4.0 क्या है, 4.0 की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में से एक है। चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा और कार्यों से संबंधित है। केवल इंटरनेट की गति बढ़ाना, मानव भाषा और टेक्स्ट से संबंधित कार्य, केवल कंप्यूटर हार्डवेयर की मरम्मत, केवल मौसम संबंधी डेटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको बताना भैया सही विकल्प। तो अगर हम सही विकल्प की बात करें तो मानव भाषा और टेक्स्ट से संबंधित कार्य। LLM का पूरा फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। क्या होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। LLM मानव भाषा और टेक्स्ट डाटा को समझने तथा जेनरेट करने से संबंधित AI मॉडल है, ठीक है। इसके जो प्रमुख उपयोगों में टेक्स्ट जनरेशन, जो है ट्रांसलेशन और समराइजेशन और क्वेश्चन आंसरिंग शामिल है। LLM की अगर हम बात करें तो जेनरेटिव AI के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तकनीक है। चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। NPTEL यानी NPTEL का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तकनीकी एवं विज्ञान विषयों में ऑनलाइन शिक्षा और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना, केवल प्राथमिक विद्यालयों के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराना, छात्रों को केवल कंप्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराना, केवल सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। तो अब यहाँ पर देखें भाई जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प की अगर हम बात करें तो इसमें है भैया आपका तकनीकी एवं विज्ञान विषयों में ऑनलाइन शिक्षा और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना, यहाँ पर इसका जो है मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो तकनीकी एवं विज्ञान विषयों में ऑनलाइन शिक्षा एवं पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना, NPTEL। अगर इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो भैया नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग है, ठीक है। यह IITs और IISCs की संयुक्त पहल है। इसका प्रमुख उद्देश्य इंजीनियरिंग, साइंस और संबंधित विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन लर्निंग और सामग्री उपलब्ध कराना है। NPTEL के माध्यम से वीडियो लेक्चर, वीडियो कोर्सेस और अन्य लर्निंग रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। चलो भाई फरवरी 2025 में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला लिया है। ध्यान देना, BRI। फरवरी 2025 में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला लिया है। कोलंबिया, चिली, पेरू, पनामा आपको बताना है। तो भैया यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका पनामा। क्या है, पनामा। जी हाँ, पनामा द्वारा चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव यानी BRI से हटने का फैसला लिया गया है। यह फैसला इस फैसले के बाद यह देश जो है चीन के BRI प्रोजेक्ट हटने वाला लैटिन अमेरिकी देश बन गया, पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। चलो भाई जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, सरदार पटेल साहब, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका C, JB कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता रहता है, तो इसमें ध्यान दें। जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी साहब थे। हालांकि 1947 के अधिवेशन में दिसंबर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जो कि दिसंबर 1947 में, लेकिन आज़ादी के समय JB कृपलानी ही साहब थे, ठीक है।
महात्मा गांधी ने कांग्रेस बेलगांव अधिवेशन 9 दिसंबर 1924 की अध्यक्षता की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 तथा सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन, जो कि इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे, 29 मार्च 1931 की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, जाकिर हुसैन, जो है एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक। तो आप यहाँ पर देखिए सही विकल्प क्या है भाई? एस राधाकृष्णन। हाँ भैया, जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब जो है हमारे पहले जो है उपराष्ट्रपति रहे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हीं के जन्म दिवस 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते भी हैं। ठीक है, चलो भाई। पोखरण स्थित है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। पोखरण जो है राजस्थान राज्य में स्थित एक स्थल है जो पोखरण में ही भारत ने 18 मई 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट के नाम से ये किया गया था। और 11 मई 1998 को दूसरा परमाणु जो परीक्षण था वो जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति, वो भी यहीं पर किया गया था। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, कहाँ पर? देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बताना भैया सही विकल्प। तो सही विकल्प भैया दंडकारण्य क्षेत्र जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला भाग में है ये दंडकारण्य प्रदेश। दंडकारण्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्वी पठार का भौतिक क्षेत्र है जिसका विस्तार उड़ीसा जो कि कोरापुर और कालाहांडी जिला में है, छत्तीसगढ़ जो कि बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और काकुलम जिला राज्यों में लगभग जो है 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह भाग फैला हुआ है। तो इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर बताना है। ये पर्वतीय दर्रे हैं, ये राज्य है। बुमला अरुणाचल प्रदेश, जलेपला हिमाचल प्रदेश, मुलिंगला सिक्किम और सिपकिला उत्तराखंड। तो ये दर्रे हैं और इनके माध्यम से आपको सही विकल्प बताना। यहाँ पर देखिए कूट है, कूट में अगर आप देखें तो भैया कुछ दर्रे हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं भैया बुमला, तो बुमला भैया ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, जलेपला की बात करें तो ये है भैया सिक्किम में है। ठीक है, अब उसके बाद मुलिंगला की बात करें तो उत्तराखंड में, सिपकीला दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में। अब इस तरीके से आप देखें तो 1 का 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद जलेपला का 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद मुलिंगला का उत्तराखंड 4 हो गया और सिपकीला का 2 हो गया। तो इस तरीके से ये आपका बी आंसर सही हो जाता है। ठीक है, समझ लीजिएगा। जो है बुमला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जलेपला दर्रा सिक्किम में और मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारतीय और आर्य, भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है तो वो है भारतीय और मैत्री। हाँ, ये आपका सही विकल्प है। अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उनके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन भारत और मैत्री है। मैत्री की बात करें तो अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1989 में हुआ था। यह पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है जिसे सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। भारतीय की अगर हम बात करें, ये भैया ये मैत्री की बात हो गई। अब भारतीय की अगर हम बात करें तो भारतीय वर्ष 2012 में, कब? 2012 में भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण कठोर मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। यह मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 3000 km। ठीक है, चलो अब बात करें दक्षिण गंगोत्री का। तो भैया दक्षिण गंगोत्री जो है यह भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम में एक भाग के रूप में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, CPU। ठीक है, चलो भैया अब यहाँ पर देखें आपको बताना है इनमें से सही विकल्प। तो सही विकल्प भैया ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को जो है प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना, प्रोग्रामों या मेमोरी को मैनेज करना, इसके लिए। ठीक है, अब हम बात करें मदरबोर्ड का, तो मदरबोर्ड जो है फाइबर ग्लास का बना एक समतल जो है प्लेटफॉर्म होता है जिस पर पीसी के इलेक्ट्रॉनिक अवयव यानी एलिमेंट लगे होते हैं, मदरबोर्ड कहा जाता है। अब मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी भी कहा जाता है। यह जो है सीपीयू के यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का आधार होता है, कौन? मदरबोर्ड। ठीक है, अब इसके बाद इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। अब हम हार्ड ड्राइव की बात करें तो हार्ड ड्राइव जो है कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य हार्ड ड्राइव में होता है। ठीक है, चलो अब देखें यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, फ्लोराइड्स। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर भैया जो सही विकल्प है वो है आपका सी, ओजोन। जी हाँ, ऑक्सीजन अणुओं के सौर प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया से ओजोन निर्माण होता है। ठीक है, उल्लेखनीय है, हम सब जानते हैं कि समतल मंडल में इसी प्रक्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और जो है तेलंगाना। तो सही विकल्प क्या है भाई? केरल। जी हाँ, केरल। पेरियार का नाम है तो केरल से आपको इनको जोड़ करके देखना है। केरल के इडुक्की और पथानामथिट्टा जिलों में विस्तृत जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुआ था? 1982 में हुआ था और यह एक हाथी रिजर्व और बाघ अभ्यारण्य के रूप में प्रचलित है। चलो भाई यहाँ पर देखें, हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ईश्वरीय कण, परमाणु। ठीक है, चलो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है भैया वो है ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल। हाँ, हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में, कब? 1964 में दी गई थी। इसका जो है प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया था। हिग्स बोसान कण को वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा ईश्वरीय कण कहा जाता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक मटेरियल? फाइब्रिन, लेक्सान, नियोप्रेन, टेफ्लॉन। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर देखें तो सही विकल्प है भैया फाइब्रिन। क्या है? फाइब्रिन। रक्त में फाइब्रिन जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जो प्लेटलेट्स के साथ मिलकर रक्त का थक्का बनाकर स्राव को रोकता है। जबकि अगर हम बात करें लेक्सान, नियोप्रीन तथा जो है टेफ्लॉन की, ये क्या है? ये कृत्रिम पदार्थ है। ठीक है, आर्टिफिशियल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विटामिन ए की प्रचुर स्रोत है? ठीक है, खमीर, पनीर, गोल्डन राइस और संतरा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए सही विकल्प है क्या? गोल्डन राइस। जी हाँ, गोल्डन राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह जो है विटामिन ए की प्रचुर मात्रा जो है प्रचुर इसमें प्राप्त मात्रा में मिलता है। गोल्डन राइस जीएम तकनीक से बनी धान की ऐसी किस्म है जिसमें समुचित मात्रा में विटामिन ए मौजूद होता है। विटामिन ई की कमी से अनेक बीमारियां होती हैं जैसे रतौंधी, गले छाती में संक्रमण, त्वचा फटना, ये सब प्रमुख इसके कारण होते हैं। विटामिन ए की कमी से बाल मृत्यु दर का कारण बढ़ा है और गोल्डन राइस कुपोषण जैसी समस्या से निपटने में सहायक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। अगर कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर तो कर ही लीजिएगा। वीडियो को पाने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करके आप इन पीडीएफ और टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।